आप सभी का स्वागत है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यूज की इस क्लास में। बहुत कम दिन बाकी हैं और इस साल का प्रीलिम्स होने वाला है। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अनअकैडमी में फॉलो किया हुआ है, मैं पिछले 3 साल से पॉलिटी एमसीक्यूज अनअकैडमी में करवा रहा हूं। ओके, सो काफी स्टूडेंट्स ने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की थी कि सर आप यूट्यूब चैनल में भी इन एमसीक्यूज को लेके आओ, हम अनअकैडमी की क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो सबको देखते हुए YouTube में भी मैं इन पॉलिटी एमसीक्यूज को यहां पे आप सभी के सामने लाने जा रहा हूं। सो दिस इज मी राहुल अग्रवाल और इस YouTube चैनल का नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस YouTube चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके रख दीजिए ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल में आए आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्काउंट चाहिए, RHIS इस कोड का यूज करें फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। ठीक है, सो बहुत कम समय बचा है प्रीलिम्स के लिए। जितने एमसीक्यूज आपको इस YouTube चैनल में मिलेंगे सारे फ्री रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस और हमारे एमसीक्यूज पहुंचे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। Constitutionalism is a philosophy of limited government. Which of the following features of the Indian Constitution helps in enforcing this philosophy? So क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की फिलॉसफी का नाम है। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी को इन्फोर्स करता है? देखो, जहां पे सरकार के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहेगा, जहां पे सरकार को किसी भी तरीके की लिमिटेशन होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाएगी। फंडामेंटल राइट्स सरकार के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाता है, सरकार के ऊपर एक बाउंडेशन लाता है कि भाई सरकार को जनता के फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन पैदा करता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी को इन्फोर्स करता है। लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये तो नॉन जस्टिसिएबल है। कल को अगर सरकार डीपीएसपी नहीं भी लागू करती, ठीक है, डीपीएसपी में जो भी लिखा है सरकार अगर उन्हें नहीं भी फॉलो करती है तो भी जनता कुछ नहीं कर सकती। जनता सरकार को कोर्ट के कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती क्योंकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। डीपीएसपी किसी भी तरीके का लिमिटेशन सरकार के ऊपर नहीं लाते। और सेम गोज विद फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सरकार के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो जनता के ऊपर है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड आपका एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ओनली वन, दैट इज ए। इज दैट क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए। So directive principle of state policy cannot act as constraint or limitation on the government because they are not enforceable. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। If a law made by the state legislature with respect to an entry in the concurrent list receives the assent of the president, it will prevail in that state even if it is contrary to a law made by the parliament. National emergency can be declared on the grounds of war, external aggression, armed rebellion or breakdown of constitutional machinery. So guys देखो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के ग्राउंड्स क्या क्या हैं? एक वॉर है, एक एक्सटर्नल अग्रेशन है और एक आर्म्ड रिबेलियन है। ये याद रख लेना, आर्टिकल 352 में ये ग्राउंड्स दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही 3 ग्राउंड्स हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज नॉट अ ग्राउंड जिसके आधार पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सके। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा। नाउ पहला स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो। इफ अ लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू एन एंट्री इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के रेस्पेक्ट में अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है और वो लॉ प्रेसिडेंट के असेंट से बनता है, ठीक है, आपको ये तो पता है कि स्टेट में लॉ दो तरीके से बनते हैं। ठीक है, असेंबली ने बिल पास किया, वो गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने असेंट दे दिया। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका होता है जब गवर्नर उस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं और फिर प्रेसिडेंट असेंट देता है, तब जाके स्टेट का लॉ बनता है। तो अगर ऐसा कोई कानून है स्टेट लेजिस्लेचर का जो कि प्रेसिडेंट के असेंट से बना है, ठीक है,
तो फिर उस लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी पार्लियामेंट के लॉ के सामने कॉन्करेंट लिस्ट के केस में। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के केस में आपको पता है ना, जनरल सिनेरियो ये होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बनाता है, पार्लियामेंट भी लॉ बनाता है। अगर दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी दी जाती है। जनरल ये मतलब जनरल जो स्थिति होती है वो ये होती है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर स्टेट का लॉ प्रेसिडेंट असेंट से बना हुआ होगा तो फिर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, कमेंट्स में टाइप करो। सेकंड अगला जो वीडियो होगा सबसे पहले आपके जितने डाउट्स होंगे सारे मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं हूं राहुल अग्रवाल इस YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न विद राहुल एंड नेहा। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, जरूर कर लो। Question number 3. Consider the following statements about the Finance Commission. The qualifications for the members of the Finance Commission are laid down in the Constitution. The procedure for the removal of the members of the Finance Commission are the same as that of the Supreme Court judges. The center and the states have equal say in appointing the members of the Finance Commission. ठीक है, आपको बताना इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। क्या फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल भी नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का जो रिमूवल का प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसीजर के समान है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इनफैक्ट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स का या चेयरमैन के रिमूवल का कोई प्रोसीजर है ही नहीं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके रिमूवल प्रोसीजर से सेम है, लेकिन फाइनेंस कमीशन के रिमूवल प्रोसीजर से सेम नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करने में सिर्फ सेंटर का हाथ होता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। सो इक्वल से है ये बोलना गलत होगा। तीनों स्टेटमेंट्स यहां पे गलत होंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, सो क्वालिफिकेशंस जो होती है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन व्हिच दे शैल बी सिलेक्टेड। कोई प्रोसीजर नहीं है रिमूवल का, ये याद रखना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। तीन स्टेटमेंट्स हैं। सेक्सुअल हरासमेंट as defined under the act explicitly includes the use of cyber and internet to harass women. The workplace as defined under the act includes a dwelling place, यानी कि जहां आप रहते हो, आपका रेसिडेंस। The internal complaints committee of an organization shall necessarily be headed by a woman. तो दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए काफी सख्त, काफी मतलब तगड़ा एक कानून बनाया गया है। और इसमें यह बोला गया है कि जो वर्क प्लेस है, अगर आप अपने रेसिडेंस में रह के भी काम कर रहे हो ना, आपके ड्वेलिंग प्लेस में रह के भी काम कर रहे हो और वहां पे भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो भी वो इस एक्ट के दायरे में आएगा। यानी कि आपके घर में आप काम कर रहे हो तो उस समय वो वर्क प्लेस है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप घर में काम कर रहे थे, आप वर्क प्लेस में नहीं थे तो आप इस एक्ट में नहीं आओगे। नो, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। और साथ ही साथ इस एक्ट में यह भी बोला गया है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें एक वुमेन होगी और वही उसकी हेड होगी। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे दोनों सही है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड अंडर द एक्ट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स द यूज ऑफ साइबर एंड इंटरनेट टू हैरेस वुमेन, ये गलत है। इस एक्ट में एक्सप्लिसिटली साइबर और इंटरनेट टू हैरेस वुमेन इंक्लूड नहीं किया गया है। इस एक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ना। इट डज नॉट इंक्लूड द यूज ऑफ साइबर एंड इंटरनेट टू हैरेस वुमेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
There cannot be a judicial review of the constitutional amendments because it is done by special majority. So judicial review explicitly मतलब होता है कि यार क्लियर कट क्या स्टेटेड है, क्लियर कट क्या मेंशन है, बिल्कुल भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं कहीं पे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू ये टर्म कहीं कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली गलत है। There cannot be a judicial review of the constitutional amendments because it is done by special majority. तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो संवैधानिक अमेंडमेंट्स होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से किए जाते हैं, इसलिए उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है भैया, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल्कुल होगा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। तो जुडिशियल रिव्यू उसका बिल्कुल होगा। ये आपको ट्रैप करने के लिए स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको जानबूझ के यहां पे लिखा जाएगा कि बिकॉज इट इज डन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ताकि एक स्टूडेंट माइंड में सोचे कि अच्छा ये स्पेशल मेजॉरिटी से था तो हो सकता है कि इसका जुडिशियल रिव्यू ना होता हो, लेकिन ये गलत होगा, इसका जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल होगा। ठीक है, सो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो नॉर्मल कानून हो, कोई सा जुडिशियल रिव्यू सारी चीजों का होता है, ये ध्यान रखना। और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। ठीक है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, बेसिकली इनके प्रोविजंस के माध्यम से जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है ड्रॉ करती है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आज का हमारा सेशन होता है यहां पे समाप्त। मैं हूं राहुल अग्रवाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल एंड नेहा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं किया। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और बहुत ही तगड़े सवाल लेके। बाय गाइस।